बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, मेरे पास काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैंने जैसे मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया था एमसीक्यूज़ के बारे में, इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अभी आपके सामने शो करता हूँ, जिसमें आपके पास दो सेक्शन होंगे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे, 5 मार्क्स का एक है। और इसमें आपके पास मैक्रो में भी इसी तरह 3 क्वेश्चंस करने होंगे, 5 मार्क्स का एक होगा। ये मॉडल पेपर है। इसी तरह सेक्शन सी है जिसमें आपके पास 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो इस दफ़ा ये, और जिसके लिए 25 मिनट्स हैं, और इसके लिए आपके पास 1 घंटा और 10 मिनट है। इससे पहले मैंने आप लोगों को ये एमसीक्यू सॉल्व कराए थे, ये सारे मॉडल पेपर के। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को इसके शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर दिखाता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर कुछ इस तरह से हैं कि जैसे नंबर 1 क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि ब्रीफली डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जैसे कि आपके सामने भी है ये क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ब्रीफली डिस्क्राइब द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज बताएं। सबसे पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं किसको है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं डिमांड के अंदर चेंज आना। ठीक है, इसको हम, और कितना चेंज आ रहा है, इसको हम डिग्रीज में क्लासीफाई करते हैं। अब उसके लिए आंसर इसका है कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है? शो द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स हाउ मच चेंज मे कम इन डिमांड ऑफ गुड्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस और अदर फैक्टर। प्राइस चेंज होने की वजह से या दूसरे कोई फैक्टर चेंज होने की वजह से जो है वो डिमांड में क्या चेंजिंग आ जाती है। अब उसमें क्या क्या है? नंबर 1, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। Perfectly elastic demand is said to be happen when a little change in price lead to an infinite change in quantity demand। इन quantity demand के अंदर change आना प्राइस चेंज होने की वजह से, उसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मीन्स कि बिल्कुल भी चेंज ना आना। यूनिटली इलास्टिक मीन्स के चेंज, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में ही चेंज आ रहा है। रिलेटिवली इलास्टिक मीन्स के उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड चेंज आ रहा है, और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड मीन्स के कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास ड्रॉ, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रेवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट कौन सी होती है? जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, उसको हम इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं। जैसे मोनोपोली हो गई, तो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, तो ये हो गई थी आपकी इम्परफेक्ट मार्केट या इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें डिमांड कर्व या रेवेन्यू कर्व जो है हमेशा लेस देन होता है इलास्टिक के। जैसे कि इन अदर वर्ड्स द डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व लाइज बिलो इट। दिस इज बिकॉज द मोनोपोलिस्टिक सेलर ऑर्डिनरी हैज टू एक्सेप्ट अ लोअर प्राइस फॉर इज प्रोडक्ट एज इट इंक्रीजेज सेल्स। यानी जैसे जैसे प्रोड्यूसर अपनी सेल्स को बढ़ाता रहता है, उसकी प्राइस जो है वो उसके लिए कम पड़ती रहती है, तो उनको प्राइस को भी कम करता रहता है। तो लेकिन अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ा भी सकता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। इसका कर्व इस तरह से बनेगा, मार्जिनल रेवेन्यू नीचे होगा, एवरेज रेवेन्यू उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू मीन्स कि जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा होगी, और मार्जिनल रेवेन्यू पहले के मुकाबले में कम हो रही होगी, मीन्स कि रेवेन्यू आपका पहले के मुकाबले में कम बढ़ रहा होगा लेकिन पहले से कम बढ़ रहा होगा। तो इस तरह से जो है वो कुछ पिक्चर बनेगी। ये आपके सामने मैंने कर्व भी बनाया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन इकोनॉमिक डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन सप्लाई में और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या फ़र्क होता है? जैसे कि चेंज इन डिमांड होता है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है, कि जिसके अंदर डिमांड के अंदर चेंज आ रहा होता है प्राइस के अलावा किसी फैक्टर की वजह से, और जो है वो क्वांटिटी डिमांड मीन्स के प्राइस की वजह से जो चेंज आ रहा होता है डिमांड में। इसी तरह सप्लाई की भी जब बात करते हैं तो सप्लाई का मतलब यही है, चेंज इन सप्लाई मीन्स के मार्केट के अंदर सप्लाई में चेंज आ रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। इसकी डेफिनेशन ये है कि इकोनॉमिक सप्लाई इज डिफाइंड एज द
सबसे पहले तो सप्लाई है क्या? सप्लाई डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू विलिंग एंड एबल टू सेल एट ईच पॉसिबल प्राइस। यानी कि सप्लाई क्या होती है? प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर, कि जिस पे प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, और वो चाहता है कि इतनी क्वांटिटी पर उसकी प्राइस जो है वो इतनी सेल हो, इतनी हो प्राइस। चेंज इन सप्लाई क्या है कि ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट और इंसेंटिव, यानी कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से, प्रोडक्ट की मेकिंग कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से, यानी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है अगर, तो वो क्या हो जाता है कि सप्लाई के अंदर चेंज आ जाता है। एंड इंसेंटिव दैट चेंज हाउ मच अ प्रोड्यूसर कैन एंड विल प्रोड्यूस एट अ गिवन प्राइस, यानी अगर जो है वो प्राइस के अंदर चेंज आ जाता है, कॉस्ट के अंदर, तो सप्लायर चाहता है कि वो उसकी अगर चीज़ महंगी बिक रही है तो उसकी क्वांटिटी के मुताबिक सेल हो, ठीक है वो, या वो अगर कम क्वांटिटी में सेल करेगा तो वो उसकी प्राइसेस को बढ़ा देगा। जबकि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ये है, उसका मतलब ये है कि सप्लाई के अंदर चेंज आना किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, यानी मार्केट में जो रिटेल प्राइस है प्रोडक्ट की वो चेंज हो रही है, यानी सप्लायर जो है वो रिटेल प्राइस को चेंज कर रहा है। हम तो आमतौर पर ये कह सकते हैं कि चेंज इन सप्लाई होने की वजह से जो है वो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होता है। यानी अगर एक चीज़ प्रोडक्ट बन रही है मार्केट में, अब वो उसकी कॉस्ट महंगी पड़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो वो चीज़ जो बनाने वाला सप्लायर सप्लाई करने वाला है, जो है वो जिससे खरीद के ला रहा है वो महंगी खरीद के ला रहा है, तो वो उसको मार्केट में लाजमी सी बात है महंगा ही सेल करेगा, एक्सपेंसिव सेल करेगा। तो इस तरह से सप्लाई के अंदर चेंज आ गया, और उसके एक्सपेंसिव सेल करने की वजह से रिटेल प्राइस पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो इस वजह से क्या हो गया, क्वांटिटी सप्लाई के अंदर भी चेंज आ गया। इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, जब चेंज इन प्राइस होगी तो इस तरह से होगा सप्लाई कर्व, इस तरह से। चेंज इन अदर फैक्टर्स की जैसे, तो चेंज इन सप्लाई कर्व किस तरह से होगा, और ये वाला चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। नंबर 4 आ जाते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली एंड मेंशन इट्स ऑल टाइप्स, के टाइप्स कितने किस्म के होते हैं। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली मार्केट में ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे सेलर का कोई कॉम्पिटिटर ना हो, ठीक है, और उसने किसी मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर को आने भी नहीं देना, यानी मार्केट में उसकी क्या है? मोनोपोली है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोनोपोली, कितनी किस्म की हो सकती है? नंबर 1, नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है कि जैसे कोई कंट्री है, अपनी प्रोडक्ट में वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसकी पूरी दुनिया में क्या होगी? नेचुरल मोनोपोली होगी, कि अपनी जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा। जैसे कि साउथ अफ्रीका में गोल्ड, और ब्राज़ील में कॉफ़ी। पूरी दुनिया में कॉफ़ी चलती है, एक्सपोर्ट होती है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। तो इसकी डेफिनेशन है कि सम कंट्रीज ड्यू टू देयर फिजिकल लोकेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन कैन प्रोड्यूस अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द total global production of a product and supply it in the international market at their demanded price. For example, South Africa has natural monopoly on gold and Brazil on coffee. दूसरी आ जाती है आपके पास लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली क्या है कि मतलब ये है कि लीगली तौर पे अगर किसी सेलर को क्या है, राइट है कि वो अपनी प्रोडक्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेल कर सकता है। जैसे कि डिफेंस प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज, गवर्नमेंट की, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की आर्म फैक्ट्री, जो कि जिसको कि राइट है कि वो आर्म्स बनाती है डिफेंस फोर्स के लिए, तो उसको एक लीगल मोनोपोली हासिल है, ठीक है। नंबर 3 आ जाता है आपके पास सोशल मोनोपोली। When a firm has right to produce and work for protection of public interest. For example, Sui Gas Company has given right to produce and distribute natural gas in Pakistan. The company is enjoying social monopoly. Social monopoly का मतलब ये कि ऐसी कंपनी जो कि जो कि जिसको राइट हो कि वो सोशली अपने प्रोडक्ट को मार्केट में क्या कर सके, पब्लिक को सेल करे, ठीक है, और इसलिए इसको क्या कहेंगे? सोशल मोनोपोली, क्योंकि ये पब्लिक के काम आ रही है।
और सुई गैस एक जो कि एक बेसिक नीड है लोगों की, बेसिक नीड प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। तो बेसिक नीड प्रोवाइड करने वाली कंपनीज भी जो है वो सोशल मोनोपोली में आ जाएंगी अगर उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। नंबर 4 आ जाता है कि इम्प्लाइड मोनोपोली। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ फर्म्स जानबूझकर दो चार बिजनेस मिलकर मोनोपोली बना लेते हैं और किसी नई कंपनी को नहीं आने देते, तो इसको इम्प्लाइड मोनोपोली कहते हैं, जिसको कि हम अलायंस, पोल या कार्टेल भी कह सकते हैं। यानी बिजनेसमैन मुख्तलिफ बिजनेसेस आपस में अलायंस बना लेते हैं, पोल बना लेते हैं या कार्टेल बना लेते हैं। नंबर 5 है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि ये लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज़ जिससे हम यूटिलिटी हासिल करते हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता जब हम यूज़ करते हैं या उससे हम कोई फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं तो हमें उससे जो यूटिलिटी हासिल हो रही होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर होते हैं कंटिन्यू और उससे कोई फ़ायदा हासिल करते हैं, जैसे कोई खाने की चीज़ या कोई जो है वो बेनिफिट हासिल करने की चीज़। तो अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट से कंटिन्यू इस्तेमाल करते हुए उससे कोई फ़ायदा हासिल करते हैं यानी यूटिलिटी हासिल करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है, यानी डिमिनाइश होने लगती है और उसकी यानी मार्जिनल यूटिलिटी में डिमिनिशिंग होने लगता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो फ़ायदा आपको हासिल हो रहा है, यूटिलिटी जो आपको हासिल हो रही है एक प्रोडक्ट के मुकाबले, एक प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी से अगले क्वांटिटी के मुकाबले में। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड्स डिमिनाइश एज एन इंडिविजुअल कंज्यूम्स मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स। In other words, as a consumer takes more units of a good, the extra utility or satisfaction that he derives from an extra unit of the good goes on falling. तो extra utility जो हम लोगों को हासिल हो रही है extra unit से, इसको हम marginal utility कहते हैं और ये हमारी जो है वो कम होने लगती है। तो अभी इसको मैं आपको डीपली जब लॉन्ग क्वेश्चन में कराऊंगा तो आप लोगों को इसका शेड्यूल भी समझाऊंगा। मार्शल के मुताबिक द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनाइश विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ऑलरेडी हैज़। अब देखें ये है जैसे कि कप ऑफ टी है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, कोई खाने की चीज़ हो सकती है। हमने पहला यूनिट हासिल किया तो हमें उसमें पहला इसको देखें कि 12 यूटिलिटी हासिल हुई, दूसरे में हमें 10 यूटिलिटी हासिल हुई, तीसरे में 8 यूटिलिटी हासिल हुई। यूटिलिटी क्या है? जो आपको फ़ायदा उससे हासिल हो रहा है। अब देखिए पहले के मुकाबले में कम होता चला जा रहा है, डिमिनाइज हो रहा है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि आपकी यूटिलिटी जो है पहले के मुकाबले में कम होने लगती है, हर स्टेप में कम होने लगेगी और टोटल यूटिलिटी लेकिन बढ़ती रहेगी, क्योंकि टोटल यूटिलिटी मीन्स कि काउंट करके हम उसको बता रहे हैं कि 12 पहले आपको हासिल हुआ है, फिर 10 हासिल हुआ है, तो मिला के आपके पास 22 हो गया, फिर 22 के अंदर 8 मिलाए तो 30 हो गए, फिर 6 मिलाए तो 36 हो गए, 4 मिलाए तो 40 हो गए, 1 मिलाए तो 41 हो गए। अब ये एक स्टेप है कि यहाँ पे मैक्सिमम हम मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल लो हो गई है और हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है 41। अब इससे आगे ना हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी और ना ही हमारी जो है मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, बल्कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी, -2 पे चली गई, -5 पे चली गई और टोटल जो है वो 42 में से आपने 2 माइनस के 39 आ गया, 39 में से 5 माइनस के 34 आ गया। तो इस तरह से ही हमारी जो है वो शेड्यूल बन जाता है। डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी तो पहले यूनिट्स में जैसे हमारी ये थी आपके पास 12, दूसरे में आपके पास 22 थी, तीसरे में आपके पास जो है वो आपके पास थी टोटल 30। तो इस तरह से टोटल यूटिलिटी तो बढ़ गई, लेकिन टोटल यूटिलिटी भी एक सर्टेन लेवल पे आके भी दोबारा कम होना शुरू हो गई, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप कम होती चली जा रही है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको मिलाते जाएंगे। यानी आप इसको अपनी तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, इधर आपने यूटिलिटी लिख दी और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी, और इधर आपने जो है वो यूनिट्स लिख दिए जैसे इसके अंदर लिखे हैं। और जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते चले जाएंगे और यूटिलिटी हमारी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। कोई भी शेड्यूल आप अपनी तरफ से इसमें बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन आपने ट्रू इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। अब आ जाता है आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन। मैक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन जो कि 15 मार्क्स का होगा, इसमें आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क्स का एक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने थोड़े से इसलिए लेंथी लिखे हैं क्योंकि आप इसको जब तक याद करेंगे और उसको अपने वर्डिंग में लिखेंगे तो ये खुद ब खुद शॉर्ट हो ही जाएगा। अब पर्सनल इनकम का मतलब ये होता है कि एक एम्प्लॉई है, कोई जॉब करने वाला पर्सन है, किसी जगह जॉब करके जो आमदनी कमाता है उसको हम पर्सनल इनकम कहते हैं। ठीक है, बशर्ते कि उसके अंदर से कोई डिडक्शन ना हुई हो, यानी पी स्टैंड फॉर पर्सनल इनकम विच इज़ actually received by individuals or household of a country during a year। एक साल में होने वाली उसको आमदनी पूरे साल की, तो वो उसकी पर्सनल इनकम है। डिडक्शंस आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम दिस इनकम और सैलरी। फॉर एग्जांपल बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड सोशल सिक्योरिटी, कोई एम्प्लॉय कहीं जॉब करता है, सैलरी में से उसका टैक्स कटता है, सोशल सिक्योरिटी फंड कटता है, ईओबीआई कट रहा होता है, कोई ना कोई जो है वो डिडक्शन हो रही होती है। अगर हम जब तक उसकी डिडक्शन को माइनस नहीं करते, यानी उसकी जो ग्रॉस प्रोडक्शन जो ग्रॉस सैलरी होती है वो उसकी पर्सनल इनकम कहलाती है, उसकी आमदनी है। अब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या है कि जब उसमें से टैक्सेस और इंटरेस्ट वगैरह, टैक्सेस वगैरह को और सिक्योरिटी फंड वगैरह को हम डिडक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो अमाउंट बच जाता है वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है। यानी हम इसको टेक होम सैलरी भी कह सकते हैं कि उसको नेट सैलरी मिल गई, अब वो उसने ड्रॉ की और अपने पास घर ले गया और उसको जो है वो अपने ऊपर खर्च कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है इसके ऊपर। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह, जो भी उस टैक्सेस उसके ऊपर कंट्री की तरफ से लागू होते हैं, तो वो उसके ऊपर क्या होंगे, उसमें से माइनस हो जाएंगे, जो भी टैक्स उसके ऊपर लेवाया होते हैं। और टैक्स के लिए भी जो है वो डिफरेंट रेट्स होते हैं। अब नंबर 2 क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है कि जो भी हम ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्री को, यानी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, और जो हम इंपोर्ट करते हैं उन दोनों के दरमियान हमने माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बच जाती है, यानी हमारा प्रॉफिट एक तरह से कह लें, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। और अगर किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है तो वो कंट्री क्या है, फ़ायदे में जा रही है, मीन्स कि उसको फ़ायदा हो रहा है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ऐसा ही है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फ़र्क को माइनस करते हैं, बट इसके अंदर और चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो हम लोगों ने सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की वैल्यू को माइनस किया, उससे हासिल होने वाली वैल्यू को माइनस किया। इसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, ना सिर्फ प्रोडक्ट बल्कि जो सर्विसेज हैं उनसे भी हासिल होने वाले पैसे और उनसे ऊपर पैसा खर्च होने वाला पैसा उसको भी माइनस कर देते हैं। जैसे कि शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग और डेब्ट पेमेंट्स वगैरह, इन सब के भी पैसों, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन सब को भी हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। कुछ कंट्री से, किसी कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री से लोग आते हैं, टूरिज्म होती है वहाँ पे, तो उस टूरिज्म से भी वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और टूरिज्म क्या है, सर्विस बिजनेस है, तो टूरिज्म जो है वो उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं कि जिनकी एक्सपोर्ट अच्छी नहीं होती इतनी ज़्यादा, उनके पास इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज नहीं दिए होते, या उनके पास टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें। तो वो क्या करती हैं, अपनी कंट्री में लोगों को इनवाइट करती हैं और वीज़ा लगा के उतनी खूबसूरत जगहें बना देते हैं, कुछ उनके पास कुदरती होती है, कुछ वो बना देते हैं ताकि दूसरी कंट्री से लोग आएँ वहाँ पे टूरिज्म करें और जो है वहाँ पे इंजॉय करें। जैसे कि मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरह की जो कंट्रीज़ हो गए, सिंगापुर, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इन्होंने अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा टूरिज्म रखा, पूरी दुनिया से लोग घूमने फिरने आते हैं वहाँ पे। तो द डिफरेंस बिटवीन, हम ये कह सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट्स आर कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जितने भी हमें रिसीप्ट्स हुई हैं टूरिज्म के ज़रिए, इंपोर्ट के ज़रिए, एक्सपोर्ट के ज़रिए, और जो हमने पेमेंट किए हैं, पेमेंट किए हैं इंपोर्ट के लिए या कोई सर्विसेज हम लोगों ने लिए हैं उसके लिए, इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह, तो ये सब माइनस कर लेते हैं, तो उसका जो फ़र्क है उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इफ़ रिसीप्ट्स आर मोर देन पेमेंट्स, अगर रिसीप्ट हमें हासिल हुई हैं पेमेंट से ज़्यादा हैं, इट विल बी फेवरेबल। Contrarily, if the receipts are less than payments, it will be negative balance of payment. Number 3 क्वेश्चन है कि mention the characteristics of a tax system. टैक्स सिस्टम, गुड टैक्स सिस्टम, एक गुड टैक्स सिस्टम की चाहे वो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी और फिजिकल एडिकेसी, यानी एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम फॉर अ डेवलपिंग कंट्री इज that it should yield adequate amount of resources for the government so that it should be able to perform its increasing welfare and development activities.
यानी कि कोई भी कंट्री जो टैक्सेस के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसको लोगों की फलाह के लिए यूज़ करे, वेलफेयर के लिए, मीन्स के रिसोर्सेज प्रोवाइड करे मुल्क में रहने वाले लोगों को, तो इसको हम प्रोडक्टिविटी या फिजिकल एडिकेसी कहते हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो है लेकिन डेवलप कंट्रीज़ में, लेकिन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं है। और नंबर 2 आ जाता है आपके पास डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? अ गुड टैक्स सिस्टम शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। दिस implies that there should not be a single or a few taxes from which government seeks to raise large revenue. This is because if a government tries to get large revenue from a single tax or a few taxes, it will have to raise the rates of taxation too high. तो क्या होगा उसकी वजह से, जो है वो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, लार्ज रेवेन्यू से गेट करेगी और टैक्स से, और जो है वो क्या करेगी, इट विल हैव टू रेज द रेट्स ऑफ टैक्सेशन टू हाई। एक अच्छा वो भी टैक्स सिस्टम ये भी कहलाएगा कि जब उस मुल्क के अंदर डाइवर्सिटी हो। डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि टैक्सेस को गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, खर्च कर रही है, ठीक है, फ्यू टैक्सेस या सिंगल टैक्सेस या फ्यू टैक्सेस, और बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो सीक्स टू रेज अ लार्ज रेवेन्यू, उससे ज़्यादा रेवेन्यू हासिल कर रही है, और गवर्नमेंट जो है वो ट्राई करती है कि रेवेन्यू को क्या करे, सिंगल टैक्स से फ्यू टैक्सेस में कन्वर्ट करे। इट हैव टू रेज द रेट्स ऑफ टैक्सेशन टू हाई, और अपने रेट्स को भी जो है वो अगर ज़रूरत पड़े तो टैक्सेस के रेट्स को भी हाई करे, लेकिन इतने ज़्यादा भी हाई ना कर दे कि लोगों के ऊपर बर्डन पड़ जाए। तो वो जो है वो किस सिचुएशन के हिसाब से किया जा रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि लोगों के पास आमदनी आ जाती है, आमदनी ज़्यादा हो गई है, तो भी क्या होता है, रेट इन्फ्लेशन होने का ख़तरा होता है, क्योंकि लोग फिर चीज़ें की कीमत जो है महंगी ज़्यादा देने पे तैयार हो जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी टैक्स को ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है, तो लोग कंजम्पशन क्या करने लगते हैं, पहले से कम करने लगते हैं। टैक्सेशन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और टैक्सेशन को अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती हैं, टैक्सेशन शुड सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। यानी क्या करती हैं कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ उनको होती है टैक्स की वजह से, क्योंकि वो उसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में खर्च करते हैं, जिससे हम उनको और रेवेन्यू जनरेट होता है। नंबर 4 है एक्सप्लेन वाई इज इक्वल टू सी आई जी प्लस एक्स आई एन। अब ये वाई क्या है, स्टैंड फॉर इनकम, सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, आई स्टैंड फॉर इम्पोर्ट, और जी एक्सपर्ट जी जो है इसका मतलब ये है कि आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स आई एम सॉरी आई मीन्स के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, आई सी आई और प्लस जी और प्लस एक्स आई एम। एक्स यानी एक्सपोर्ट, एम मीन्स इम्पोर्ट। तो इनमें से यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड से कह लें या बैलेंस ऑफ पेमेंट से जो हमें आमदनी हासिल हो रही है इसको भी जमा कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाती है, इनकम हासिल हो जाती है। इनकम स्टैंड फॉर मीन्स अगर कंट्री वाइज बात करते हैं तो इनकम जो है वो नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, ओवरऑल कंट्री की इनकम। The equation shows that the national income of any country depends upon the consumption, government expenditure, and the difference of export and import means balance of trade. Therefore, national income includes the GDP and GNP and overall personal income of a country. नंबर 5 आ जाता है आपके पास एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे कि आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जो कि किसी इंडिविजुअल पर या किसी बिजनेसमैन पर जो है वो लिवाई किए जाते हैं। यानी अगर कोई एम्प्लॉई है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है उसकी सैलरी के ऊपर, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। और किसी बिजनेसमैन कोई फैक्ट्री ऑनर, कोई प्रॉपर्टी ओनर क्या कर रहा है, बिजनेस टैक्स पे कर रहा है, तो ये आपको उसका डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन असेट्स और टैक्स ऑन इनकम वगैरह। इसके अलावा देयर आर ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज सेल्स टैक्स एंड वेयर इन द टैक्स इज लेवाइड ऑन द सेलर बट पेड बाय द बायर, जो कि सेलर पे लगाया जाता है और पेड किया जाता है बायर की वजह से, क्योंकि चीज़ क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है, तो बायर उसको क्या करता है, पे करता है। अब इसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। डिटेल क्वेश्चन में है
कि आपके पास के एक्सप्लेन करें मार्केट प्राइस को, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। मार्केट प्राइस क्या होती है? Market price is the current price at which assets or service can be bought or sold. The market price of an asset or service is determined by the force of supply, force at which assets or service can be bought or sold. The market price of an assets or service is determined by the forces of supply and demand. The price at which quantity supplied इक्वल क्वांटिटी डिमांड इज़ द मार्केट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में जिस प्राइस पे सेल हो रही है, लेकिन वो सप्लाई और डिमांड की वजह से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और ये कह लें कि सप्लाई डिमांड की वजह से उसको प्राइस को चेंज करना पड़ रहा है, इसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कंज्यूमर के बिहेवियर को भी देखें, और दूसरा ये कि कंज्यूमर की डिमांड यानी कंज्यूमर के बिहेवियर को समझा जाए कि कंज्यूमर मार्केट में कितनी डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट की, और प्राइस का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे, समझेंगे मार्केट प्राइस, जैसे मैंने लिखा है कि डिपेंड ऑन demands of goods and services that are sold in market. Therefore, that to understand the combination of price and demand of goods, the law of demand explained by the economic expert. Law of supply is also determined by the market price for the market price, or but there is we are explaining the important factor of market price, which is a law of demand. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसलिए थोड़ा सा लेंथी है ये। अब इसके लिए हम लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस के अंदर चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आना, या ये कह लें कि रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर प्राइस जो है वो बढ़ती हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट इज सेड दैट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, डिमांड क्या जाती है, डिक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन इट्स प्राइस, जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा। और अगर उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर प्राइस जो है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वाइल अदर फैक्टर्स आर एट कांस्टेंट, बशर्ते कि दूसरे फैक्टर रिमेन कांस्टेंट रहें, जैसे कि उसकी आमदनी होगी लोगों की, और फैशन हो गया, टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मुल्क के हालात हो गए, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गई लोगों की कि ये चीज़ मार्केट में एकदम से बढ़ जाएगी तो लोग उसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, ऑल दो क्योंकि उसकी प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आया। देयर फॉर देर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। शेड्यूल के जरिए आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक प्रोडक्ट की मार्केट में 10 रुपये थी, उसकी डिमांड 15 थी, 15 रुपये कोई बढ़ गई तो 10 रह गई, 20 है तो 8 हो गई, 25 है तो 4 हो गई, 30 है तो 2 होकर रह गई। लेकिन ये एक बात आपको बता दें कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो आमतौर पर नॉर्मल गुड्स पे अप्लाई होता है, जबकि आपकी ज़रूरत की चीज़ों पे या जो बिल्कुल ही इग्नोर गुड्स होती हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, या बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्ट हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता, नॉर्मल गुड्स पे होता है। शेड्यूल के ज़रिए हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने बताया प्राइस 30 है तो 2, 25 है तो आपके क्वान्टिटी डिमांड जो है वो 4 है। सबसे जब प्राइस कम है तो सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी डिमांड है 16, इसको हम कहते हैं क्वान्टिटी डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, द अबव शेड्यूल एंड डायग्राम shows that the the above demand and schedule diagram shows that as the price decreases, the quantity demand increases. Describe the merits and demerits of international trade. इंटरनेशनल ट्रेड के जो है वो क्या मेरिट्स हैं, फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की सबसे बड़ा फ़ायदा यह है ऑप्टिमल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज से हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करने के बारे में सोचते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स अस ईच कंट्री to make optimum use of its natural resources. Each country can concentrate on production of goods for which its resources are best suited. Wastage of resources is avoided. तो कोशिश की जाती है कि वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज का, और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे फ़ायदा हासिल कर लिया जाए, क्योंकि लालच होती है कि हम दूसरी कंट्री को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, इसका मतलब क्या है कि हम it enables a country to obtain goods which it cannot produce or which it is not producing due to higher cost by importing from other countries at lower cost. अगर कोई चीज़ हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट पैदा नहीं हो रही तो हम दूसरी कंट्री से इसको हासिल कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि फॉरेन ट्रेड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट
गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज। स्पेशलाइजेशन मीन्स कि कुछ कंट्रीज होती हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होती हैं। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस एट अ कंपैरेटिवली लो कॉस्ट ड्यू टू एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। और अगर हम लेबर का सही इस्तेमाल करते हैं और अच्छी लेबर रखते हैं तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है, कम से कम प्राइस पे हम जो है वो तैयार हो जाती है और हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड के इम्पेडिएंट इन द डेवलपमेंट ऑफ होम इंडस्ट्रीज। इसकी वजह से डीमेरिट्स ये होंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ होम इंडस्ट्री, इट पोजेस अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्रीज। यानी कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं कि जो कि बहुत ही सस्ती चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर देती हैं, जैसे चाइना है। तो अब जो दूसरी कंट्री हैं जहाँ पे वही चीज़ इंटरनली बन रही थी, तो वो क्या होती है, वो जब इंपोर्ट कर लेते हैं दूसरी कंट्री से चीप प्रोडक्ट को, तो जो इंटरनली जो बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं। यानी ये समझ लें कि लोकल कंपनीज़ को नुकसान हो जाता है या अगर हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं सस्ती चीज़। तो इस तरह बहुत सारी पाकिस्तान के भी तरह भी एग्जांपल है कि हम जो है वो सस्ती चीज़ें अगर हम चाइना से ले लेते हैं तो जिसकी वजह से जो लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनके ऊपर क्या पड़ेगा, एक बैड इफेक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक डिपेंडेंस क्या है कि द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैव टू डिपेंड अपॉन द डेवलप्ड वंस फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सच रिलायंस ऑफन leads to economic exploitation. For instance, most of the underdeveloped countries in Africa and Asia have been exploited by European countries. तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी हो जाती है, हम इकोनॉमिकली दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड करने लगते हैं। पॉलिटिकल डिपेंडेंस भी हो जाती है, इंटरनेशनली जो है वो उसके बहुत सारे पॉलिटिकल जो है वो ये सब भी जो है वो अफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे से नोट्स, ये मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।